जय हिंद दोस्तों, मैं देवराज सिंह आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा 247 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा, एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर कुकर मीन क्या होता है। तो कुकर मीन के बारे में बता देता हूं मैं। कुकर मीन एक वर्णक है। जैसा कि मैंने लवक में बताया था, लवक को हमने 3 भागों में बांटा था, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। ठीक है ना, 3 भागों में बांटा था। तो इसमें जो वर्णी लवक है, ये जो पौधों में पाए जाते हैं केवल लवक, तो ये वर्णी लवक है। और ये क्या करता है, हमें वर्ण यानी रंग प्रदान करता है। ऐसे ही जैसे कुकर मीन है, तो कुकर मीन एक वर्णक ही है जो रंग प्रदान करता है। ठीक है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा, कमेंट किया बच्चों ने, है ना। और आप भी कमेंट करना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लिया करो। ठीक है ना। तो हमने लास्ट क्लास में, मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या क्या बताया था। मैंने केंद्रक पढ़ाया था। केंद्रक के बारे में बताया था मैंने कि जब केंद्रक का विघटन होता है तो वो जो क्रोमेटिन धागा है वो क्रोमोसोम में टूट जाता है, यानी गुणसूत्र में टूट जाता है। ठीक है ना। और गुणसूत्र के बारे में बताया था कि ये 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक हिस्टोन प्रोटीन होता है और एक डीएनए होता है। फिर मैंने इनके बारे में बताया था, डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं और गुणसूत्र की इकाई क्या होती है, जीन बताया था। जीन को गुणसूत्र का आनुवांशिकता की इकाई बोलते हैं, जीन को, और गुणसूत्र है आनुवांशिकता का भाग। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात हो गई थी। अब मैं आगे नया चैप्टर शुरू करता हूँ। यहाँ से देखो, हमारा जो सेल का चैप्टर है वो पूरी तरह फिनिश हो गया है और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। मतलब कहने का ये है कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट पर आकर देख लो, सारे सवाल जितने भी सेल से हैं सब सवाल यहीं से मिल जाएंगे। और आगे एनटीपीसी, रेलवे वगैरह या दिल्ली पुलिस, है ना, जेल वार्डन, इस सब में ध्यान रखना। आप अगर क्वेश्चन जब पेपर दे के बाहर आओगे तो आपको ऐसा लगेगा सर के नोट्स में से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है ना। तो बिल्कुल लगे रहो और अपनी सेहत का ध्यान रखना, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, इस वजह से अपनी सेहत का ध्यान रखना। ठीक है, और लगातार पढ़ते रहना, हमारी वीडियो लगातार देखते रहना। ठीक है। अब हम आज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, वो है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो आइए, क्या है हमारा पाचन तंत्र। इसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डाइजेस्टिव सिस्टम। इंग्लिश में क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, यानी पाचन तंत्र क्या होता है। ठीक है ना। तो अगर मैं एक परिभाषा बोलूं, है ना, तो ध्यान से सुनना कि भोजन के, परिभाषा जो एनसीईआरटी में दे रखी है वो है, भोजन के जटिल अणुओं का छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। ठीक है ना। क्या बताया, भोजन के जटिल अणुओं का या कठोर अणुओं का छोटे छोटे सरल अणुओं में टूटना ही पाचन कहलाता है। ठीक है ना। पाचन क्या है, यहाँ एक चित्र से समझते हैं। मान लो एक बड़ा जटिल अणु हो गया, ठीक है ना, जटिल अणु हो गया, तो ये किसमें टूटेगा, छोटे छोटे सरल अणुओं में टूट गया। ठीक है ना। तो ये क्या कहलाता है हमारा, ये क्या कहलाता है हमारा, पाचन कहलाता है एक प्रक्रिया। ठीक है ना। ये क्या हो गए हमारे, ये जटिल अणु हो गए, या हो गए जटिल अणु, इनका ही सरल अणुओं में टूटना पाचन कहलाता है। ठीक है। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि इस पाचन की सहायता के लिए 2 तत्वों की हमें बहुत आवश्यकता है। मतलब किसी भी पाचन के लिए, किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी भोज्य पदार्थ के पाचन के लिए 2 चीजों की बहुत आवश्यकता होती है। पहला होता है हमारा जल। ठीक है ना। पहला क्या है हमारा, जल होता है। और दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है एंजाइम। दूसरा क्या है, एंजाइम। तो भोजन का पाचन इन दोनों के बिना संभव नहीं है। ठीक है ना। तो भोजन की पाचन की क्रिया में इन दोनों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो हमारा पाचन नहीं होगा। ठीक है ना। एंजाइम के बारे में मैंने उस दिन बताया था आपको। जैसे एंजाइम हमारे 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूरा काम करते हैं, मतलब पूरी तरह एक्टिव रहते हैं। ठीक है। अगर हम टेम्परेचर 10 से ज्यादा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर अगर 10 डिग्री से कम कर देते सॉरी, तो हमारा खराब नहीं होता। या कोई भी सामान है 10 डिग्री से कम रख देते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो सामान खराब नहीं होता, या कोई भी खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता। अगर हम 45 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर कर देते हैं, मतलब गर्म कर देते हैं, तो वही वो खराब नहीं होता। ठीक है ना।
जैसे अगर मैं एक बात करूं यहाँ से, जैसे दूध है हमारा, ठीक है ना, दूध की बात करूं तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। दूध की बात करूं, जैसे दूध है, दूध से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे क्वेश्चन मैं आज यहाँ कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना, दूध से सारे क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूँ। जो जो क्वेश्चन दूध से पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट, दूध या इसे हम क्या बोलते हैं, मिल्क, ठीक है ना। तो मिल्क से जो जो क्वेश्चन आते हैं उसे कंप्लीट कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहाँ से दूध से जैसे पहला सवाल तो ये होता है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है ना। दूध की प्रोटीन क्या है हमारी, कैल्शियम। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैल्शियम। तो मैं इसे कोष्टक में लिख देता हूँ प्रोटीन, ठीक है ना। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है हमारी, कैल्शियम, ठीक है। दूसरा सवाल ये पूछा जाता है यहाँ से कि दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है। तो दूध का रंग सफेद किस कारण से होता है, सफेद रंग दूध का वो भी किस कारण से होता है, कैल्शियम के कारण, ठीक है ना, कैल्शियम के कारण। तीसरा सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो दूध है उसका पीलापन किस कारण से होता है। मैंने कल की क्लास में भी वर्णक में लिखवाया था कि दूध का पीला रंग किस कारण से होता है, दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण, ठीक है ना। दूध पीला किस कारण से होता है, कैरोटीन के कारण, ठीक है ना। और यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि दूध में हमारा विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। दूध में क्या नहीं पाया जाता, विटामिन सी नहीं पाया जाता, ठीक है ना। अगला सवाल यहाँ से पूछा जाता है कि दूध खराब किस कारण से होता है। तो दूध खराब होता है हमारा जीवाणु के कारण। दूध खराब किस कारण होता है, जीवाणु से, है ना। अगर वो पूछ ले कौन सा जीवाणु, तो कौन सा जीवाणु होता है, लैक्टोबैसिलस। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। कौन सा जीवाणु है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दूध खराब किस कारण से होता है, जीवाणु के कारण, और कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। अब यहाँ से एक सवाल ये पूछा जाता है, लैक्टोबैसिलस हो गया, अब इसमें शर्करा कौन सी पाई जाती है ना। ये दूध को मिठास कौन सा, दूध को मीठापन किस कारण से लगता है, तो वो किस कारण से लगता है, लैक्टोज के कारण, है ना, लैक्टोज के कारण। दूध मीठा में किस कारण से लगता है, लैक्टोज के कारण, ठीक है ना। अगर दूध का पीएच मान की बात करें हम, दूध का पीएच मान कितना है, दूध का पीएच मान है 6.4। दूध का पीएच मान कितना है, 6.4। अच्छा, यहाँ से तो ये सारे सवाल दूध से आते हैं ना। अगर आप शाम को आपके पास अगर एक गिलास दूध आ रहा है शाम को पीने के लिए, तो दूध को हाथ में लेते ही आपको ये सारी बातें माइंड में रिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो दूध से इतने सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे लिए, ठीक है ना। अब हम आगे बात करते हैं। तो हम कहाँ चल रहे थे, हम चल रहे थे भोजन का जो पाचन है बिना जल और एंजाइम के नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब सपोज करो भोजन है हमारा, ठीक है ना, भोजन है, भोजन में क्या क्या होता है, भोजन या तो ठोस होगा, भोजन या तो ठोस होगा या फिर जटिल होगा, है ना, या ये कह सकते हैं जटिल होगा और अघुलनशील होगा। कैसा होगा, अघुलनशील, कैसा होगा, अघुलनशील। तो भोजन या तो ठोस, जटिल और अघुलनशील होता है। तो पाचन क्या है, पाचन क्या है, ये ठोस तो सरल में बदल जाता है, सॉरी ठोस किस में बदलता है, तरल में, यानी ठोस भोजन तरल में बदलता है और जटिल भोजन सरल में बदलता है, ठीक है ना, सरल में बदलता है। और घुलनशील, अघुलनशील है ये घुलनशील में बदलता है ना, ये किस में बदलता है, घुलनशील में, घुलनशील, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया है यही पाचन है, मतलब भोजन को ठोस से सरल बनाना, ठोस से तरल बनाना, जटिल से सरल बनाना और अघुलनशील से घुलनशील बनाना, यही क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, ठीक है। यही क्रिया क्या कहलाती है, पाचन। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ से इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा किस किस चीज का पाचन होता है, पाचन किस चीज का होता है। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट है ना, क्या है, जटिल कार्बोहाइड्रेट,
जटिल कार्बोहाइड्रेट, जटिल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये किस में टूटता है? ये टूटता है हमारा ग्लूकोज में, ठीक है ना। जटिल कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? ग्लूकोज में टूटता है, ठीक है ना। और वसा किस में टूटता है? वसा टूटता है वसीय अम्ल। वसीय अम्ल मतलब फैटी एसिड। वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल को क्या कहते हैं हम? फैटी एसिड, ठीक है ना। वसीय, ये क्या हो गया, किस में टूटता है? फैटी एसिड में। और प्रोटीन किस में टूटता है? प्रोटीन टूटता है हमारा अमीनो अम्ल में, ठीक है। प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। प्रोटीन किस में टूटता है? अमीनो अम्ल में। तो भोजन की क्रिया से हम क्या समझे? मैं ये बात और बता देता हूँ कि भोजन के जटिल या बड़े पदार्थों को छोटे या सरल पदार्थों में टूटना ही पाचन कहलाता है, ठीक है ना। अब पाचन की क्रिया में सहायक एंजाइम यानी क्या क्या चीज सहायक है? तो दो चीज सहायक है, एक तो एंजाइम और दूसरा जल। एंजाइम और जल के बिना पाचन हमारा नहीं हो सकता। फिर हमने पढ़ा कि जो भोजन है या जटिल होगा, कठोर होगा मतलब ठोस होगा, जटिल होगा और या फिर अघुलनशील होगा। तो जो कठोर, जो ठोस है वो तरल में बदल जाता है, जो कठोर है वो सरल में बदल जाता है और जो अघुलनशील है वो घुलनशील में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पूरे को हम पाचन कहते हैं, ठीक है। पाचन में क्या होता है? ये जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ये किसमें टूटता है? हमारा ग्लूकोज में टूटता है, ठीक। वसा किसमें टूटता है? ये वसीय अम्ल में टूटता है मतलब फैटी एसिड में टूटता है, ठीक है ना। और प्रोटीन किसमें टूटता है? अमीनो अम्ल में टूटता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्वेश्चन की डेफिनेशन हो गई किस में। अब क्या करते हैं? अब सबसे पहले क्या करते हैं हम? जो भोजन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग, ठीक है ना। अगला है हमारा पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग। पाचन की क्रिया में भाग लेने वाले अंग, क्रिया में भाग लेने वाले अंग, लेने वाले अंग, ठीक है ना। पाचन की क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले अगर मैं कहूँ कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? हमारी मुख गुहा से होती है, ठीक है ना। पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। फिर उसके बाद भोजन अंदर नीचे नीचे वन बाय वन जाता है। तो हमारा पहला इसमें क्या लिख लेंगे? मुख गुहा, है ना, मुख गुहा। और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बक्कल कैविटी, है ना। क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। मुख गुहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम? बक्कल कैविटी, ठीक है ना। मुख गुहा क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है ना। तो पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी से। जो मैं बीच बीच में सेंटेंस बोल जाता हूँ ना, तो इन्हें लिख लिया करो, ठीक है ना। जैसे पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? बक्कल कैविटी यानी मुख गुहा से, ठीक है ना। अब मुख गुहा में पाचन में सहायक अंग कौन कौन से हैं, ठीक है ना। मुख गुहा में पहला है, सबसे सहायक अंग है हमारा लार, है ना। लार, लार के द्वारा पाचन नहीं हो सकता, यानी मुख गुहा में भोजन का पाचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लार। और लार से पूछा जाता है कि लार, ये 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है हमारी, ठीक है ना। 3 जोड़ी लार ग्रंथि, 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती है। याद रखना, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि लार ग्रंथि कितनी होती है? तो कितनी होती है हमारी? 3 जोड़ी, ठीक है ना। अब मुख गुहा में पाचन 2 तरीके से होता है ना। मुख गुहा में पाचन कितने तरीके से होता है? मैं लिख देता हूँ, 2 तरीके से होता है मुख गुहा में पाचन, ठीक है ना। पहला होता है यांत्रिक विधियों द्वारा, पहला है यांत्रिक विधियों द्वारा, यांत्रिक विधि से, ऐसा बोल सकते हैं हम, यांत्रिक विधि से। दूसरा क्या है? रासायनिक विधि से, दूसरा रासायनिक विधि से, ठीक है ना। पाचन की क्रिया 2 प्रकार से होती है, एक यांत्रिक विधि से और दूसरा हमारा रासायनिक विधि से, ठीक है ना। रासायनिक विधि मतलब रसायन के द्वारा, रसायन से मतलब हमारी लार हो गई, एंजाइम हो गए, है ना, कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनके द्वारा जो पाचन होता है वो रासायनिक विधि द्वारा। और यांत्रिक विधियां में कौन कौन आते हैं? जैसे हमारे दांत हो गए, है ना, दांत भी पाचन क्रिया में भाग लेते हैं। जीभ हो गई, जीभ भी पाचन क्रिया में भाग लेता है। तो अब यहाँ से हम 1 बाय 1 ये पढ़ते हैं, ठीक है ना। बाय 1 क्या पढ़ते हैं? ये सारे। अब पहला अगर मैं पढ़ूं तो रासायनिक विधियां, पहला क्या है हमारा? रासायनिक विधि, रासायनिक विधियां, रासायनिक या विधि, है ना, रासायनिक विधि।
अब इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है लार हमारी, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, लार, ठीक है ना। लार, लार से शुरुआत करते हैं हम। लार क्या है, लार सबसे पहले तो एक तरल पदार्थ है, तरल गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है। लार क्या है, तरल गाढ़ा पदार्थ है ना, तरल गाढ़ा पदार्थ है। लार क्या है, तरल गाढ़ा पदार्थ है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ से पूछा जाता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, ठीक है ना। लार में एंजाइम कौन सा पाया जाता है, तो टालुइन एंजाइम पाया जाता है, टालुइन, ठीक है ना, टालुइन एंजाइम पाया जाता है लार में, ठीक है ना। और यहाँ से टालुइन से दूसरा एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, ठीक है ना, एमाइलेज। कौन सा पाया जाता है, एमाइलेज। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टालुइन, है ना। लार तरल और गाढ़ा पदार्थ है, और कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टालुइन या एमाइलेज पाया जाता है। कौन सा, टालुइन या एमाइलेज, ठीक है ना। अब टालुइन की बात करें हम, टालुइन का काम क्या है, इस एंजाइम का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ठीक है ना। इसका काम क्या है, हमारा टालुइन एंजाइम का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, ठीक है ना। इसका काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। अब ये कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट को ये बदल देता है स्टार्च में। स्टार्च मतलब हिंदी में इसे मंड बोलते हैं, ठीक है। किस में बदल देता है, स्टार्च में। कार्बोहाइड्रेट को किस में बदल देता है, स्टार्च में। और ये स्टार्च ही आगे चल के किस में बदल देता है, माल्टोज में, है ना। किस में बदल देता है, माल्टोज में, ठीक है ना। ये हमारी लार की प्रक्रिया हो गई, ठीक है। लार की प्रक्रिया हो गई, क्या है, लार, टालुइन होता है एंजाइम, इसमें कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये कार्बोहाइड्रेट को किसमें बदल देता है, स्टार्च में, और स्टार्च को आगे चल के ये माल्टोज बदल देता है ना। अगर मैं माल्टोज की बात करूं तो माल्टोज क्या है, माल्टोज है हमारा गेहूं या अनाज में पाने वाली शर्करा, गेहूं या अनाज में पाए जाने वाली शर्करा, पाए जाने वाली शर्करा, है ना, शर्करा। क्या हो गया, ये हो गया गेहूं या अनाज में पाई जाने वाली शर्करा, ठीक है ना। क्या हो गया, गेहूं या अनाज में पाई जाने वाली शर्करा, माल्टोज, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ से ये हो गया। दूसरा एमाइलेज, और इसका दोनों के अलग अलग नाम है ना, दोनों का काम यही है। फिर दूसरा यहाँ से है, दूसरी एंजाइम है हमारी, है ना, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, चलो पूरा लिख देता हूँ। दूसरा है हमारा, ये एक तो टालुइन होगा, एक एमाइलेज हो गया, एक है लाइसोसोम। दूसरा एंजाइम क्या है इसमें, दूसरा एंजाइम है लाइसोसोम। दूसरा एंजाइम क्या है, लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम। दूसरा एंजाइम क्या है हमारा, लाइसोसोम, ठीक है ना। इसका, ये भी एक तरह का एंजाइम है, और इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, सपोज करो आपने कुछ भोजन खाया, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वो शुद्धि हो, उसमें कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, कुछ विषैले पदार्थ हो सकते हैं, ठीक है ना, अशुद्धियां हो सकती हैं, विषैले पदार्थ हो सकते हैं। तो इस विषैले पदार्थ को मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम। तो ये क्या है, विषैले पदार्थों को मारने का काम करता है, विषैले पदार्थों को मारने का काम करता है। इसको विषैले पदार्थों को मारने का काम करता है, मारने का काम करता है, ठीक है ना। विषैले पदार्थों को मारने का काम कौन करता है, लाइसोसोम, है ना। विषैले पदार्थ को कार्य, विषैले पदार्थों को मारने का काम कौन करता है हमारा, है ना, लाइसोसोम, ठीक है ना। यहाँ से हो गया, ये हमारे हो गए, ये कौन सा था हमारा, रासायनिक क्रिया द्वारा पाचन, ठीक है। अब दूसरा है हमारा यांत्रिक क्रिया द्वारा, ठीक है ना, यांत्रिक क्रिया द्वारा। दूसरा क्या है, यांत्रिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक क्रिया द्वारा, यांत्रिक क्रिया द्वारा पाचन, है ना। यांत्रिक क्रिया द्वारा पाचन हमारा दो तरह में होता है, मैंने बताया। एक तो होता है हमारा दांत, यांत्रिक क्रिया में पाचन किस चीज से होता है, दांतों से। मतलब हम जटिल भोजन को जब मुंह में चबाते हैं तो वो सरल में टूट जाता है या तरल में टूट जाता है, किसके द्वारा, दांतों के द्वारा। दूसरा है हमारा जीवा, ठीक है ना। दूसरा क्या है हमारा, जीवा, यानी जीव के द्वारा हम भोजन को, है ना, अम्लीय करते हैं, या दूध, मतलब जीव द्वारा हम भोजन को क्या करते हैं, मतलब गाढ़ा पतला करते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों में है। अब इन दोनों को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या क्या हो गया, ठीक है ना। तो पहला हम पढ़ते हैं दांत,
ठीक है ना। अच्छा, दांत से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? दांत से क्वेश्चन आते हैं कि हमारे कौन कौन से रत्नक दांत हैं, कौन कौन से, है ना, कृंतक दांत हैं, और चवर्णक कौन से हैं, अर्धचवर्णक कौन से हैं, स्थायी दांत कौन से हैं, अस्थायी दांत कौन से हैं, है ना। इस तरह दंत सूत्र पूछा जाता है, बच्चों का दंत सूत्र पूछा जाता है। तो ये सब दांत से, अब हम दांत से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। दांत क्या है, दांत से डिस्कस करते हैं। तो दांत हमारे पहले तो 4 तरह के होते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहला होता है हमारा इंसीजर, इंसीजर होता है पहला। पहला क्या होता है? पहला दांत है इंसीजर, है ना। और इंसीजर को क्या बोलते हैं हम? कृंतक, ठीक है ना। इंसीजर को क्या बोलते हैं हम? कृंतक। दूसरा है हमारा कैनाइन। दूसरा क्या है हमारा? कैनाइन। इसे क्या बोलते हैं हम? रदनक बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम? रदनक। तीसरा है प्रीमोलर। इसे क्या बोलते हैं? प्रीमोलर। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम? अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक, है ना। ये क्या है हमारा? अग्रचवर्णक। और चौथा है हमारा मोलर। मोलर मतलब चवर्णक, ठीक है ना। तो कितने दांत हो गए हमारे? 4 प्रकार के दांत हो गए। कृंतक हो गया, रदनक हो गया, अग्रचवर्णक हो गया और चवर्णक हो गया, ठीक है ना। अब इन्हें हम देखते हैं हमारे कौन से रदनक हैं, कौन से चवर्णक हैं, कौन से अर्धचवर्णक है, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज समझते हैं। सपोज करो ये मैंने मुंह का चित्र बना दिया दांतों का, ठीक है ना। तो यहाँ से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो एक तरफ का देखते हैं इधर का करके, ठीक है ना। तो क्या करते हैं हम? हमारे जो इंसीजर हैं, जो हमारे जो दांत हैं ये वाले इस तरह के, इसके बाहर से इधर वाली संरचना को, एक संरचना को काउंट करते हैं, फिर सारे काउंट कर लेंगे हम, ठीक है ना। तो इंसीजर कितने हो गए हमारे? ये मान सपोज करो ये हो गया, और देखो इंसीजर कितने हो गए? ये 2 हमारे इंसीजर हो गए, ठीक है ना। 2 इधर इंसीजर हो गए, 2 इधर हो गए, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे। तो इंसीजर कितने हो जाएंगे? टोटल 8, ठीक है ना। तो ये कितने हो जाएंगे? मैं लिख देता हूँ, मैं बाद में दंत सूत्र बताऊंगा ना तब लिख दूंगा, ठीक है ना। तो इंसीजर कितने हो गए? 2 वाले, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कि ये जो इंसीजर हैं इनके बारे में पूछा जाता है, ये शाकाहारी में पाए जाते हैं। शाकाहारी में मतलब जैसे चूहा हो गया, है ना, या हाथी हो गया। सब जो हाथी वाला दांत है आपने देखा होगा, जो बाहर निकला रहता है, वो कैसा दांत है? वो कृंतक दांत ही है, ठीक है ना। कैसा दांत है? कृंतक। और चूहे के दांत भी इस तरह के हैं। अच्छा, एक फैक्ट और बताता हूँ, शायद आपको पता हो ना पता हो, जान लो। क्या होता है? चूहे वाले दांत, जो चूहे के दांत हैं, वो हमारे घर में आभूषण वगैरह पड़े रहते हैं, सबको ले जाता है खींच के, है ना। उसके खाने वाली चीजें हो या ना हो, वो सबको ले जाता है निकाल के। आपने देखा होगा घरों में, ठीक है ना, अपने घरों में भी देखा होगा। तो वो क्या करता है? उन्हें कुतरता रहता है, ठीक है ना। कभी ये सोचा है कि क्यों कुतरता है ना, जबकि खाने वाली चीज है तब भी, ना है तब भी उसे, ठीक है। कुतरता इसलिए है क्योंकि चूहे के दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं। सपोज करो चूहे के दांत, अगर उसने अपने दांत ना कुतर पाया तो वो फिर नीचे आ जाएंगे और उसके मुंह बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये फैक्ट याद रखना, ठीक है ना। तो चूहे के दांत उम्र भर बढ़ते रहते हैं इसलिए। तो ये कौन से दांत हो गए? अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं, एक तो हाथी वाले दांत हो गए, ठीक है ना, और दूसरा चूहे के दांत हो गए, है ना। तो ये कृंतक दांत किसके होते हैं? हाथी या चूहे के, या शाकाहारी में जो पाए जाते हैं वो यही दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। वैसे तो मांसाहारी में पाए जाते हैं, लेकिन ये अच्छी अवस्था में होते हैं, मतलब विकसित अवस्था में होते हैं शाकाहारी में, ठीक है ना। दूसरा है हमारा कैनाइन। कैनाइन वाला दांत देखो, यहाँ आपने देखा होगा एक दांत निकला रहता है ना, एक दांत बड़ा सा निकला रहता है, नुकीला सा, है ना, जैसे। और ये जो कैनाइन दांत है ये किस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं हमारे मांसाहार में, ठीक है ना। जैसे 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 कुत्ता है या शेर है, आपने देखा होगा उसका एक दांत यहाँ से निकला रहता है साइड से, एक इधर से निकला रहता है, ऊपर नीचे दोनों एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ठीक है ना। तो ये कौन से हो गए? ये हो गए कैनाइन, ठीक है ना। अगर मैं इसका एग्जाम्पल लूँ तो किस में पाया जाता है? शेर में पाया जाता है या कुत्ता, है ना, या ऐसा बोल सकते हैं हम कि मांसाहारी जंतुओं में ये पाया जाता है, ठीक है ना। अब हमारा क्या है? अब है प्रीमोलर, ठीक है ना। प्रीमोलर कितने होते हैं? प्रीमोलर हमारे 2 दांत होते हैं ये वाले, ठीक है ना। तो प्रीमोलर कितने हो गए? 2 दांत। अच्छा, प्रीमोलर 2 दांत हो गए। अब ये क्या है? मोलर। मोलर कितने दांत होते हैं? लास्ट में जाके ये 3 दांत मोलर हो जाते हैं, ठीक है ना। कितने हो जाते हैं? मोलर। अब अगर मैं इन्हें गिनूं तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इधर के कितने हो गए? 8, ठीक है ना। इधर के 8 दांत हो गए, तो इधर के भी 8 होंगे,
और इधर के भी 8 होंगे, इधर के भी 8 होंगे। तो 8 चौक कितने हो गए, 32 दांत हो गए। तो सारे दांत डिफाइन कर दिए मैंने, ठीक है ना, पता चल गई किस किस तरह के दांत होते हैं। अच्छा, अगर मैं इन्हें संख्या में लिखूं तो ये देखो कितने हो गए, कृंतक कितने हो गए, 2 ये 2 इधर, 4 8 4 हो गए और 4 इधर, तो कितने हो गए ये दांतों की संख्या कितनी हो गई हमारी 8, ठीक है ना। अगर मैं रदनक की बात करूं तो एक रदनक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, तो रदनक कितने हो गए संख्या में 4 हो गए, ठीक है ना। अगर मैं प्रीमोलर की बात करूं तो कितने हो जाएंगे, ये 2 वाले थे प्रीमोलर, 2 ये 4 और 4 कितने हो गए, प्रीमोलर भी 8 हो गए। और अगर मोलर की बात करूं तो मोलर कितने हो गए 3 6 और मोलर कितने हो गए हमारे 12, ठीक है ना। तो ये दांतों का पूरा स्ट्रक्चर हो गया जो मैंने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस भी आते हैं। क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, पूछता है कि इंसीजर दांत किस में पाए जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये, इंसीजर दांत किस में पाए जाते हैं, तो इंसीजर भी किस में पाए जाते हैं, शाकाहारी में, और शाकाहारी में हाथी चूहे वगैरह इनमें, ठीक है ना। दूसरा सवाल यहाँ से है कि कैनाइन जो दांत है, जो रदनक है, वो किस में पाए जाते हैं, तो हमारा एक पहला हो गया मांसाहारी में, और मांसाहारी जो जीव जंतु हैं सब में क्या पाए जाते हैं, कैनाइन। फिर प्रीमोलर और ये, अच्छा यहाँ से एक चीज और, कभी कभी ये दांतों की संख्या भी पूछ लेता है, ठीक है ना, तो मैंने पूरा चार्ट बना दिया है, ठीक है ना। क्या हो गया है, दंत सूत्र। अब आगे हम यहीं से दंत सूत्र के बारे में बात करेंगे ना। दंत सूत्र, दंत सूत्र क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। दंत सूत्र पूरा पूछा जाता है कई बार, है ना, कि दंत सूत्र का फॉर्मूला बताइए, ठीक है ना। जैसे सपोज करो हमारे जो इंसीजर कितने थे, इंसीजर 2 थे, तो 2 ऊपर 2 नीचे कर दिए मैंने, ठीक है ना। फिर हो गए हमारे कैनाइन, कितने हो गए, कैनाइन 1 हो गया और 1 कैनाइन हो गया, ठीक है ना। फिर क्या थे हमारे प्रीमोलर थे, प्रीमोलर कितने हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, ठीक है ना, 2 ऊपर। अच्छा, अब क्या हो गया, अब अगला हो गया मोलर, तो कितने थे, 3 और 3 हो गए। अब इन दांतों को सबको गिनते हैं, देखो ये कितने हो गए, 3 तो 5 और 2 8, 8 तो ये हो गए, ठीक है ना, और 8 ही नीचे वाले थे, ठीक है ना, तो 8 हो गए। अब ये तो 2 साइड हो गई, ये भी 2 साइड, तो 2 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो कितने 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो कितने टोटल दांत हो गए हमारे 32, है ना। तो ये हो गया हमारा दंत सूत्र। लेकिन ध्यान रखना ये पुरुषों का दंत सूत्र है, ठीक है ना। किसका है ये, पुरुषों का दंत सूत्र। क्या है, पुरुषों में दंत सूत्र ये होता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, अभी आगे और बात करूंगा, अगर बच्चों में बात करूं, छोटे बच्चों में, ठीक है ना, छोटे बच्चों में बात करूं तो दंत सूत्र क्या बनेगा, छोटे बच्चों का ज्यादा पूछा जाता है ना। जैसे हमारे इंसीजर कितने होते हैं, ये तो 2 और 2 ही होते हैं पूरे, है ना। कैनाइन कितने होते हैं, ये कैनाइन भी 1 1 होता है, ठीक है ना। अगर मैं प्रीमोलर की बात करूं तो बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ध्यान रखना, बच्चों में प्रीमोलर नहीं पाया जाता, आर्किड चवटक नहीं पाया जाता, ठीक है ना। और अगर मैं मोलर की बात करूं तो ये 2 2 हो गए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ से अब मैं इनकी काउंट करूं यहाँ से, तो ये कितने हो जाएंगे, देखो ये हो गए 2 3 और 2 5, 5 तो ऊपर हो गए और 5 ही नीचे हो गए, तो दोनों साइड पे गिनेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई ऊपर और 2 की नीचे, तो 10/10, तो कितने हो गए ये कुल मिला के 20 दांत हो गए ना। तो बच्चों में कितने दांत पाए जाते हैं, 20, ठीक है ना। तो बच्चों और इनके दंत सूत्र दोनों के ये हैं। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूं, जो सवाल हमारा पूछा जाता है वो एक सवाल ये भी पूछा जाता है, यहाँ से एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इसका पुरुषों का फॉर्मूला बता दीजिए ना, दंत सूत्र। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पुरुषों का दंत सूत्र। पुरुषों का दंत सूत्र क्या है हमारा, जैसे 2 0 2 1 2 3, ठीक है ना। तो पुरुषों का दंत सूत्र कितना हो गया, 21 23। अगर मैं बच्चों का बात करूं तो बच्चों का कितना हो गया, बच्चों का हो गया 21 0 2, है ना, 21 0 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे दोनों पुरुषों के बच्चों के दंत सूत्र। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दंत सूत्र कई बार तो डायरेक्ट पूछ देता है कि बच्चों पुरुषों के दंत सूत्र बताइए, और इस तरह के ऑप्शन दे देगा, 2 1 2 1 2 3 2 1 2 1 ऐसे करके इसे चेंज करके दे देगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा दंत सूत्र। अब यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि भाई ये बताओ कि ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, ठीक है ना। ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, और ऐसे कौन से दांत हैं जो जीवन में 1 ही बार आते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, जो हमारे, या इसे बोल सकते हैं हम स्थायी दांत, इसे बोल सकते हैं हम स्थायी दांत। स्थायी दांत मतलब क्या होता है, जो केवल 1 बार आते हैं,
ठीक है ना। स्थायी दांत क्या हो गए, जो केवल एक बार आते हैं, और एक है अस्थायी दांत, अस्थायी दांत। तो सपोज करो बच्चों में, जो अभी हमने बच्चों में दंत सूत्र देखा था, तो वहां कितने दांत थे, पूरे 20 दांत थे, है ना। बच्चों में इसका मतलब 20 रहते हैं, और वो 20 के 20 निकल जाते हैं, सुना है ना, बच्चों के दूध के दांत निकल गए, ठीक है ना। तो जब 20 के 20 दांत निकल जाते हैं तो कितने दांत हो गए, ये कैसे दांत हो गए फिर, अस्थायी। तो अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई हमारी, 20, है ना, और स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो गई फिर, 12, ठीक है ना। तो ये सवाल दोनों पूछे जाते हैं, स्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, और अस्थायी दांतों की संख्या कितनी हो जाएगी, 20, ठीक है ना। ये हो गया हमारा दंत सूत्र। अब हम आगे चलते हैं, ये दांत हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया, दांत कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट था हमारा जीभ का, ठीक है ना। दूसरा पार्ट क्या था हमारा, जीभ। जीभ क्या है, जीभ सबसे पहले तो एक मांसल संरचना है। जीभ क्या है, एक मांसल संरचना है, मैं लिख देता हूं, यह मांसल संरचना है ना। मांसल से मतलब मांस की बनी हुई, कैसी है, जीभ क्या है, एक मांसल संरचना है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह आते हैं कि भाई अगर मैंने सपोज करो ये जीभ का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है ना, ये मैंने जीभ बना दी, तो यहाँ से ध्यान रखना, इसको जीभ को हम चार भाग में डिवाइड करके पढ़ते हैं। जैसे जो अग्र भाग है इसका, ये वाला, ठीक है ना, ये जो अग्र भाग है ये कैसा होता है हमारा, ये किस तरह का होता है, जो अग्र भाग है उसमें क्या कारण है, ये जो अग्र भाग है जीभ का, ये हमें मिठास का कारण बनता है ना। इसमें अगर हम, ये आगे वाला भाग क्या करता है, मिठास का कारण, ठीक है ना। और अगर ये पीछे वाला भाग है, ये पीछे वाला भाग क्या है, पीछे वाला भाग हमें कड़वाहट का एहसास करता है, कड़वाहट का, ठीक है ना, ये कड़वाहट का एहसास कराता है। तो नीचे वाला भाग मिठास का और ऊपर वाला भाग कड़वाहट का, ठीक है ना। ये जो भाग है साइड वाला, ये जो साइड वाला भाग है, ये क्या है, ये हमें नमकीन स्वाद देता है, ठीक है ना, नमकीन टेस्ट का अनुभव कराता है, ठीक है ना। ये कैसा कराता है, नमकीन टेस्ट का अनुभव। और ये बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग, ठीक है ना, ये बीच वाला भाग सबसे स्वादिष्ट भाग है, ठीक है ना, सबसे स्वादिष्ट भाग है, इसे हम क्या कहते हैं, स्वादिष्ट भाग। ये जीभ का सबसे ज्यादा स्वादिष्ट भाग, ठीक है ना, सबसे ज्यादा स्वाद हमें बीच के भाग से ही मिलता है, ठीक है ना। कैसा भाग हो गया, ये स्वादिष्ट भाग हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जीभ भी कंप्लीट हो गया हमारा। अच्छा, अब देखो क्या था, अब मैं शुरू से बताता हूँ। ये मानो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर बन गया इस तरह का, ठीक है ना। ये हमारा मुंह हो गया, मुंह मतलब मुख गुहा हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, ठीक है ना। बक्कल कैविटी के बाद भोजन यहाँ आएगा। ये जो चीज है ये वाली, ये होती है ग्रास नली, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं हम, ग्रास नली। अभी जो मैंने कंप्लीट किया है वो केवल मुख गुहा कंप्लीट किया है, ठीक है ना। तो भोजन का पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, मुख गुहा से, और मैंने मुख गुहा पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है ना। इसके बाद भोजन कहाँ आता है हमारा, ग्रास नली में, है ना। तो दूसरा हमारा क्या हो गया, दूसरा हमारा हो गया ग्रास नली, ठीक है ना, ग्रास नली। दूसरा क्या हो गया हमारा, ग्रास नली। ग्रास नली से सवाल आता है कि ग्रास नली में, पहला सवाल तो ये है कि ग्रास नली में, है ना, ग्रास नली में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, है ना, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता, इसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता। अब मैंने पिछले अभी जो बताया था सुबह, अभी जो क्लास में लेक्चर में मैंने बताया था, पाचन कब होता है, पाचन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, जल और एंजाइम। अगर ये दोनों चीज ना होंगी तो पाचन नहीं होगा, ठीक है ना। तो फिर पाचन, अगर एंजाइम नहीं है तो क्या पाचन हो जाएगा ग्रास नली में, तो ग्रास नली में पाचन नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, और यही पूछा जाता है कि ग्रास नली में पाचन होता है या नहीं, है ना। यही पूछा जाएगा कि शरीर के किस अंग में पाचन नहीं होता। तो मुख गुहा में तो पाचन हो गया, ग्रास नली में हमारा पाचन नहीं होगा। तो लिख लेते हैं हम इसमें, या ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती, पाचन की क्रिया नहीं होती, ठीक है ना, पाचन की क्रिया नहीं होती, पाचन की क्रिया नहीं होती। तो ग्रास नली में क्या ना होता हमारा, पाचन। वैसे भी देखो यहाँ से भोजन जब सीधी नली है तो जो भी भोजन आता है वो सीधा नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो पाचन इसमें ग्रास नली में पाचन नहीं हो पाता, ठीक है ना। फिर अगला है हमारा, अगला मैं देखता हूँ, अगला क्या है, अगला है आहार नाल। आहार नाल,
ठीक है ना, आहार नाल है। उसके बाद अगला होगा हमारा, ये तीसरा हो गया ना आहार नाल, चौथा हो गया हमारा आमाशय, ठीक है ना, चौथा क्या हो गया हमारा आमाशय, और पांचवा है ना छोटी आंत या बड़ी आंत, ठीक है ना। इन आहार नाल और इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ ये लेक्चर पूरा देख लेना, बड़ा यूजफुल लेक्चर है और यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, ठीक है ना। बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। और दूसरा ये है कि कमेंट किया करो, क्वेश्चन पूछा करो ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे जवाब दे सकूं या आपके क्वेश्चन का समाधान कर सकूं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।